हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, और ये जो चैप्टर है एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सवाल आता है कि वास्तविक संख्या जो है सो आखिर होता क्या है। तो तुम यार जितना भी नंबर अभी तुम सोच सकते हो, जितना भी नंबर तुम अभी सोच सकते हो, चाहे वो √5 हो, 3 हो, 8 हो, 3/8 हो, कुछ भी हो, -10 हो, कुछ भी हो, सारा नंबर आता है वास्तविक संख्या के अंदर में। समझ में आ रहा है? तुम जितना भी नंबर सोच सकते हो सारा आता है वास्तविक संख्या के अंदर में। हाँ, ये अलग बात है कि क्लास 11 में तुम एक नया टॉपिक पढ़ोगे, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं दिखना है। ठीक है, तो फिलहाल तुम जितना नंबर सोच सकते हो सारा नंबर किसके अंदर आता है, तो तुम बोलोगे यार वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। बहुत बढ़िया। अब देखो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमेशा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, सबको पता होता है। तो ये होता क्या है, तो देखो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अगर तुम इसको बोलोगे नहीं हमको अंग्रेजी में लिखना है तो लिखो A=BQ + R। ठीक है, जहाँ पे जो R जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल टू होगा और B के छोटा होगा। अब तुम बोलोगे यार हमको ये बात समझ में नहीं आया, एकदम समझाते हैं अभी। देखो जैसे मैंने तुमसे कहा कि 3 से 10 को करो डिवाइड, भाग करोगे, तुम बोलोगे 3 तिया 9, शेषफल बचेगा 1, तो ये मेरा हो गया भागफल, है ना, ये हो गया शेषफल, बिल्कुल सही। ये हो गया मेरा भाज्य और ये हो गया भाजक। ठीक है, अब तुम यहाँ साफ साफ देखो कि जो शेषफल जो होगा छोटा है कि नहीं छोटा है, भाजक से तो छोटा है, बिल्कुल सही बात, छोटा है और हमेशा छोटा होगा। या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो है सो हमेशा इससे छोटा होगा। अब लोग नहीं, अगर बड़ा होगा तो अगर बड़ा होगा तो फिर से डिवाइड होगा। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो क्या बोल रहे हैं, ले लें 15 ले लिया मैंने, ठीक है, या फिर 33 ले लिया मैंने। ठीक, अब देखो क्या होगा, 3 तिया 1 कैंसिल, 3 आएगा, 3 तिया 1 कैंसिल, खत्म, शेषफल 0। यहाँ भी देख सकते हो जो है सो इससे छोटा ही है। तो बस वही सब चीज़ें, सिंपल सा है, समझ गई होगी। अब देखो इस टॉपिक से जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखो क्या बोला जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एक दो संख्या दिया हुआ रहेगा, बोले उसको HCF निकालो। जैसे यहाँ लिखे हैं 135 और 225, इसका निकालना है HCF। तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है, ये BQ + R, यही बोलता है। जहाँ पर R जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, 0 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, और B से छोटा होगा, यही बोलता है। अब क्या करो, हमको निकालना है 135 और 225 का HCF। तो क्या करो, देखो सबसे पहले 225 बड़ा है कि 135। तो तुम बोलो यार इतना आसान सवाल काहे पूछ रहे हो, तो तुम क्या करो, जो बड़ा है उसको लिख दो A की प्लेस पर, जो छोटा है उसको लिख दो B की प्लेस पर। ठीक है, अब 135 से 225 को डिवाइड करोगे, देखो 225 को तुम लिख सकते हो, अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये होगा 225 = 135 × 1 + 90। ठीक है, और यहाँ तुम साफ साफ देख सकते हो कि 90 जो है मतलब R जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब 225 को तो हमने ये लिख लिया। अब क्या करो, 135 को लिखो। अब किस फॉर्म में लिखना है, अब 135 को यहाँ जो शेषफल है उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो 135 लिख सकते हो 90 × 2 + 45। अब यहाँ पर देखो शेषफल जो है तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसको और एक्सपेंड करना है। जब तक शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए तब तक ये क्रिया करते रहना है।
अब देखो यहाँ पर क्या 90 है। अब 90 को क्या लिख सकते हो, 45 से भागा दोगे तो 45 दूना 90 होता है और शेषफल आ गया 0। अब यहाँ देख सकते हो साफ साफ शेषफल 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब जो होगा HCF ऑफ 135 और 225 जो होगा वो होगा कितना, 45। 45 कोई बात दिक्कत वाली नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर लिखना है तो लिख लो, मिटा दिए तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेना। ठीक है, अब देखो इसी टॉपिक से जो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रहता है कुछ इस प्रकार से दिया रहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, तो इसको भी डील करने का एकदम सिंपल सा मेथड है। क्या करोगे, सबसे पहले मान लेना है ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ b जो है 6 होगा, यहाँ जो होगा वो b होगा। ठीक है, और एक a मान लेना है। अब दर्शाना हमको क्या है, ये जो होगा या तो 6q+1 होगा या तो 6q+3 होगा या तो 6q+5 होगा। दर्शाना हमें यहीं पे है। ठीक, अब क्या करोगे, देखो जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, 0 1 3 2 3 4 5 आएगा। देखो ना, अगर हम 6 से a को विभाजित करेंगे तो शेषफल हमेशा 6 से कम ना होगा। सोचो यार, 6 से जब हम a को विभाजित करेंगे तो शेषफल हमेशा 6 से कम होगा। अब 6 से कम होगा बोलने का मतलब कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 होगा। नेगेटिव तो शेषफल हो नहीं सकता है, आज तक तुम अभी से देखे हैं नहीं। ठीक, अब देखो विभाजित कर दिए, शेषफल मेरा इतना आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ a एक विषम संख्या है इसीलिए शेषफल भी विषम होगा। मतलब विषम संख्या का शेषफल विषम संख्या होता है और सम संख्या का शेषफल सम संख्या होता है। तो देखो अब यहाँ पर जब शेषफल की बात करें विषम संख्या होगा तो देखो इसमें 0 तो हो नहीं सकता, 2 तो हो नहीं सकता, 4 तो हो नहीं सकता, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। तो शेषफल क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 3 या तो 5। तो अगर शेषफल ये सब होगा तो ये क्या हो सकता है, 6q+1 6q+3 6q+5। और यही हमको प्रूव करना था तो हो गया प्रूव। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देते धनात्मक सम पूर्णांक तो क्वेश्चन यहाँ किस प्रकार से होगा, 6q+0 हो सकता है या फिर 6q होगा, फिर 6q+2 होगा, फिर 6q+4 होगा, 6q+6 इस प्रकार से कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगा। उसमें क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, a मान लेना है जो कि इस प्रकार से होगा। फिर क्या करोगे, डिवाइड जो करोगे यहाँ जो दिया हुआ होगा उसका शेषफल हमेशा इससे छोटा ही आएगा। ठीक है, अगर सम बोलेगा तो सम को चूज़ करना है इसमें से, अगर विषम बोलेगा तो विषम को चूज़ करना है और फिर इस प्रकार से इसको लिख देना है। ठीक, अब इसमें जो अगला तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है बेसिकली अभाज्य गुणनखंड की विधि से गुणनफल ज्ञात करें किसी संख्या का। ठीक है, जैसे कि दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं। जल्दी पलटो भाई। देखो ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे रहेगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, दिया हुआ 140। तो क्या करोगे, सबसे पहले 140 है 2 से डिवाइड करो 70, फिर 2 से करो 35, फिर 5 से करो 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 बार 2 है मतलब 2 का स्क्वायर, 1 बार 5 है मतलब 5 पर पावर 1, फिर 7 है फिर 7 पर पावर 1। तो यही हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड से के रूप में इसको व्यक्त करने का तरीका। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है। हो सकता है किस्मत बढ़िया रहा तो सब्जेक्टिव में भी आ जाए। ठीक है, बट आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका जो इसका जो क्वेश्चन पूछने का है HCF वाला ही, वो देगा क्या रहेगा इस प्रकार से, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करो, 6 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से मतलब गुणनफल ज्ञात करो। तो 6 को तुम क्या लिख सकते हो, 6 को करोगे तो 2 3 6 मतलब 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3। 20 को क्या लिख सकते हो, फिर से 2 से करोगे 10, फिर 2 से करोगे 5, मतलब 20 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब निकालना है हमको HCF। ठीक है, निकालना है हमको HCF। तो याद रखना जब HCF निकालना होगा
देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर हम यहाँ देखें 1 2 है, यहाँ देखें 2 2 है, तो छोटा कौन है? ये 3 तो यहाँ तो है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, बस एक ही 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF हो जाएगा इसका 2। ठीक, और एलसीएम की बारी जब आएगा तो क्या करो, देखो जो जो मैक्सिमम में है वही चीज़ को लिख दो। जैसे देखो यहाँ पे देखो 1 2 था लेकिन यहाँ पर 2 2 था, तो यहाँ का 2 दोनों लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर 1 3 था लिख दिए, यहाँ पर 1 5 था लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 2 4 12 60, तो HCF आ गया 60। इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी जो है ना सारा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सो 3 नंबर में पूछा जाता है, 3 से 2 नंबर में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी भाई साहब इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद जो बताएं वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को एक फार्मूला होता है, दिमाग में बिठा लेना। वो फार्मूला क्या होता है? ये HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, मतलब दो संख्या का HCF और दोनों संख्या का LCM का गुणनफल, वो दोनों संख्या का गुणनफल ही होगा। क्या बोलें? दोनों संख्या का HCF और दोनों संख्या का LCM, दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अब देखो इसका तरीका, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन है इसमें, जैसे बोल दिया दो संख्या है, HCF दिया हुआ 9, इस प्रकार से HCF ऑफ 306 एंड 579 इक्वल टू 9। ठीक है, और बोला गया है कि निकालना है हमको LCM। ठीक है, अब कैसे करोगे? तो देखो HCF दिया हुआ इसका और इसका, तो इसमें से जो है तो ये हो जाएगा मेरा A, इसको मान लो B, इसको मान लो ये, इसको मान लो B। अब देखो मेरे पास A का वैल्यू मिल चुका है, B का भी वैल्यू मिल चुका है, और HCF ऑफ 360 एंड 579 भी पता है। तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकता हूँ? इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। क्या करोगे? इसका जो HCF है लिखो, इसका जो LCM है वो हमको नहीं पता, तो हम मान लेते इसका LCM x मान लिए। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? A इंटू B, मतलब ये संख्या और ये संख्या दोनों का मल्टीप्लाई, 306 इंटू 579। अब हमको निकालना है यहाँ से x का वैल्यू, तो क्या करोगे? 306 इंटू 579 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हो, जो कटेगा काट दो, और जो बचेगा वही हो जाएगा इस दोनों संख्याओं का LCM। ठीक है, इसको कर सकते हो ना, कर लेना। ठीक, अब देखो इसमें जो अगला तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो क्वेश्चन है तो हर पेपर में देखने को मिलता है 5 नंबर का। समझ रहे हो आज कितने नंबर मिलने वाले हैं आपको? अगर तुम सही से देखते हो वीडियो तो नोट्स बना लेना भाई, और एग्ज़ाम से पहले यही नोट्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, एक काम करूँगा मैं, अगर तुम टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हो तो ये जो लिखे हुए हम इसमें, इसका फ़ोटो जो है, इसका जो फ़ोटो क्लिक करके PDF में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो देखो इसमें अगला तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर रहेगा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डील करने का एकदम सिंपल तरीका है। क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? प्रूव करना है हमको √5 जो है सो अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा मान लेना है। ये मान लेना है कि √5 जो है सो परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो √5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, लिखना है, फॉर्मेट देख लो। ठीक है, फॉर्मेट देख लो, अगर 5 नंबर चाहिए तो फॉर्मेट ध्यान से देखो। ठीक है, और यही फॉर्मेट में ही लिखना है। ठीक, देखो ध्यान से देखो, फॉर्मेट ध्यान से देखो, दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है ना? देखो अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है? P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके √5 बराबर
ए बाई बी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे दोनों को विभाजित करो। जब विभाजित करोगे तो कुछ मिलेगा नंबर, उस नंबर को मान लो ए बाई बी, जहाँ ए और बी दोनों सहभागी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, √5 जो है सो जाएगा √5 इक्वल टू ए बाई बी। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √5 बाई इंटू बी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो दोनों साइड जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। जब 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 जब उधर ले जाओगे तो हो जाएगा b² इक्वल टू ए² बाई 5। दिख रहा है साफ साफ? ठीक है, अब देखो यहाँ तुम देख सकते हो 5 जो है सो a² को विभाजित कर रहा है, मतलब 5 जो है सो a को भी विभाजित करेगा। याद करो प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 यही चीज़ था। ये अगर 5a² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये लिख दिए, इसको मान लिया इक्वेशन 1 कि 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। इसको मान लिया समीकरण 1। अब क्या करो, जब 5a² को भी विभाजित करेगा, 5a को भी विभाजित करेगा, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करो, ये जो मेरा जो फॉर्मूला था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इस फॉर्मूला में a का वैल्यू पुट कर दो 5c, a का वैल्यू पुट कर दो 5c। जब 5c रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। और फिर जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये हॉल हटेगा तो क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल टू 25c²। अब 5 से 5 को कैंसिल करो तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो जब b² इक्वल टू 5c², अब क्या हो जाएगा c² इक्वल टू b² बाई 5। जब ये 5 इधर आएगा तो इतना हो जाएगा। अब फिर से भाई देखो, जब 5b² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है सो b को भी विभाजित करेगा। इसको मानिए समीकरण 2। यहाँ पर 5 a को विभाजित कर रहा था, यहाँ पर 5 b को विभाजित कर रहा है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इस समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब दोनों में रहेगा 5, उसका दोनों संख्या गुणनखंड रहेगा, तभी ना वो दोनों को विभाजित करेगा। समझ रहे हो? तो इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये तथा बी में ये बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या किए हम, यहाँ पर देखो 5a² को विभाजित कर रहा था तो 5a को विभाजित करेगा, 5b² को विभाजित कर रहा था तो 5b को विभाजित करेगा। तो इसको जब 5a को विभाजित कर रहा है, b को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों नंबर का, दोनों संख्याओं का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत यहाँ पर माना ही गलत था कि 5 जो है जो एक परिमेय संख्या है, ये गलत माने थे, जिसके कारण हमें ये परिणाम प्राप्त हुआ, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो माने हैं वो गलत है। जब गलत है तो सही क्या होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दे दिया सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, 5 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से। तो सारे केस में यही होगा, बस फॉर्मेट ध्यान से लिख लो, 4-5 बार रिवाइज कर लो, 4-5 बार कॉपी कलम से लिख लो। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।